कैसे हैं आप सभी? तो let's start today's class. In this class, we are going to start our continuation of first video that I have already mentioned. Question number 1 to 5 UGC NET paper 1. Now we are discussing question number 6 and some more questions. Okay. So question number 6 saying is there are two sets given below, set 1 और set 2. ठीक है, दो सेट है and set 1 research type, set 2 characteristics. करेक्टरिस्टिक्स हो गया, नेचर हो गया और आपका टाइप्स हो गया, है ना। रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको अच्छे से करना होगा। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एवोल्यूटिव रिसर्च, ये चार तरह की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिपीटिव इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस तरफ इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। Finding out the extent of perceived impact of an intervention, developing an effective explanation through theory building, improving an existing situation through use of intervention, exploring the possibility of theory for use in various situations. तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक तो जितने भी यहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ये एक तरह से इसके मीनिंग को दर्शाएंगे। यहाँ पे कीवर्ड पकड़ने हैं, जैसे थ्योरी बिल्डिंग एक कीवर्ड है, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग एक कीवर्ड है। थोड़ा डार्क कलर ले देते हैं, डार्क कलर। ओके चलो देखते हैं ये वाला कलर ठीक है कि नहीं। ओके, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ प्रिसिव्ड इम्पैक्ट ऑन इंटरवेंशन, तो यहाँ एक इंटरवेंशन है, ये वाला देख लेते हैं। ये कलर चेंज हुआ नहीं, व्हाट इज दिस। ओके हाँ देखिए, देन इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पे इम्पैक्ट है और यहाँ पर यूज ऑफ इंटरवेंशन है। आपने जो भी अपनी मतलब जो आपने रिसर्च की उससे आपने क्या पाया, ठीक है। एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, तो थ्योरी का यूज करना है वेरियस सिचुएशंस में, ठीक है। एनरिचिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, अपने टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स को एनरिच करना है। अब यहाँ पर देखिए फंडामेंटल रिसर्च जो होती है बेसिकली किस तरह की रिसर्च होती है, जहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है ना। तो डायरेक्ट आपका जो कनेक्शन हो जाएगा नंबर 2 से हो जाएगा, डायरेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है। थ्योरी बिल्डिंग की बात हो रही है और थ्योरी बिल्डिंग का मतलब ही होता है कि आपका फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आपका है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाई कहाँ हो सकता है, जहां पर मैंने थ्योरी जो पढ़ी हुई है उसको मैं यूज कर सकूं। कहाँ पर, बहुत सारे अपने वेरियस सिचुएशंस में। बस ये हो गया आपका मैच। अब इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का 2 और बी का 4। चलिए फटाफट देखते हैं, ए का 2 बी का 4, ये लीजिए यहाँ मिल गया, आंसर हो गया। बस एलिमिनेशन मेथड, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे दो, एलिमिनेशन मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका है आपका पढ़ाई करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये सब क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी मीडियम का भी मतलब दे दिया है पूरा, अगर आपको पॉज करके पढ़ना हो ना तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा क्लियर करके दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन तो आपका इतनी बार रिपीट हुआ है ना, कई पेपर में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है Which of the sets of activities best indicate the cyclic nature of, इस बात को याद रखना, cyclic nature of action research की बात। आपको एक्शन रिसर्च करना है तो आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको ये सारा चीजें देखनी है, चेन है, कैसे करेंगे, इजी है। सबसे पहले हम प्लान करेंगे। प्लान हो गया, मैंने ये प्लान बनाया कि अब मैं जा रही हूँ क्या करने के लिए, मुझे एग्जाम देना है, मैंने प्लान बनाया, मुझे तैयारी करनी है, स्टडी मेरे आवर्स रहेंगे। उसके बाद मैं उसी स्टडी आवर्स में अपना एक्ट करूँ, ठीक है। मैंने एक्ट किया, पढ़ाई की उतने स्टडी आवर्स में, फिर मैं ऑब्जर्व करूंगी कि मैंने जितनी स्टडी की है क्या वो काफी है। अगर काफी है तो मैं रिफ्लेक्ट यानी अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा लिख कर आऊँ। तो ये है मेरी साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रैटेजी। तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक मिनट इन सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग sequences of research step is nearer to scientific method. This is also very important क्वेश्चन, रिपीटिव क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं इस क्वेश्चन से बहुत लगाव है सभी को,
पर्सनली मुझे भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग भी है। सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। कैसे दूर करेंगे कंफ्यूजन, मैं बताती हूँ आपको। देखो, आपको रिसर्च स्टेप पूछा गया है। रिसर्च स्टेप में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप किस चीज पे रिसर्च करना वाले हैं वो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो फटाफट से इसी बात के इर्द गिर्द ये सारे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसे रीड करते हैं। सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, भाई जो प्रॉब्लम है चलो उसका सजेशन ढूंढते हैं। ये कैसे हो सकता है, मुझे क्या पता प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं सजेशन ढूंढने लग गई, ये नहीं होगा। परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, चलो वो सिचुएशन समझते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अरे फिर आप मुझे सिचुएशन बोल रहे हैं समझो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, नहीं होगा। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम बताते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अब यहाँ आगे जरूर पढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग द कैजुअल फैक्टर्स, देखो कई बार होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम लिखा होता है, ठीक है, प्रॉब्लम लिखा होता है तो वो सही होता है, बट यहाँ क्या है, आइडेंटिफाई द कैजुअल फैक्टर्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग बाद में आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities? Now again, they're asking about research ethics. इतना बात आप क्लियर कीजिए कि हर एक यूनिट से आपको 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट रिसर्च इज ऑलमोस्ट आई थिंक यू वुड हैव 10 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में। यहाँ पर क्या मेंशन है, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस, प्रॉब्लम बता रहे, ठीक है, जो रिसर्च एथिक्स से कंसर्न करती है, ठीक है। डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है, एथिक्स पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, जब आप किसी भी चीज की रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च एथिक्स कहते हैं ना, अरे आपने चीटिंग कर ली है, ये कैसे रिसर्च है, आपने कॉपी किया होगा, तो वो सारे एथिक्स पे आता है। इसका मतलब हुआ कि भाई प्रेस्क्राइब किया फॉर्मेट, तो ये तो कोई बात नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। डाटा एनालिसिस भी हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक से कर सकते हैं। पॉपुलेशन की डिफाइनिंग तो हमें रिसर्च के लिए करनी ही पड़ेगी, बट जब हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, इस टाइम पर गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। वी कैन create or someone can create a problem in during the evidence related program whenever you are collecting some sample or doing something like that, तो फिर वो पक्का वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, सैम्पलिंग में गड़बड़ हो सकती है, या आप अनएथिकली भी कोई सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा कंसर्न होता है रिसर्च एथिक्स से। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 to 15 पैसेज है, आपको रीड करना है, देन आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। अगर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये आप पॉज करके पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद रीड करके 11 to 15 तक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। हिंदी में भी मैं आपको दे रही हूँ और इंग्लिश में भी आपको ये पैसेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर ये टिक को इरेज कर देते हैं। यस, नंबर 13 है एब्सेंस ऑफ, अच्छा नंबर 15 तक तो आपका वही चलेगा, नंबर 15 तक तो पैसेज ही है, तो हम नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए नंबर 16 है difference between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom. Communication is the basis of dash. Communication पे क्वेश्चन आ गया है और स्टिमुली पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीर ग्रुप्स, सिलेक्टिव अटेंशन और सिलेक्टिव मोरालिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है, वो एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से क्लासरूम में क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए कोई आपसे बात करता है कि नहीं करता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है ना।
तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप दिखने में भले कैसे भी हो, बट अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो फिर आप दुनिया जीत सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन मैंने आज आपको पहले अपनी क्लास में भी बताया कैसे करना है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। The initial messages to student in the classroom by a teacher need not to be critical to establish interaction later. More control over the communication process means more control over what the students are learning. Yes. Initial message जो होता है स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में जो टीचर देती है, वो चाहे मतलब वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इस लाइन का मतलब ये लिखा गया, ठीक है, नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शन लेटर। बिकॉज क्योंकि मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अब यहाँ पर अगर आप रीजन को पढ़ते हैं तो रीजन कितना इफेक्टिव लिखा हुआ है कि जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कंट्रोल होगा, आपके स्टूडेंट उतने ही लर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ए में क्या लिखा है कि शुरुआती मैसेज को जो आप क्लास में आके शुरुआती बात करते हैं टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, वो मतलब उतना इस्टेब्लिश नहीं करते आपका इंटरेक्शन। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। नीड नॉट लिखा हुआ है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सही लिखा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। देखो ये ऑप्शन रीड जरूर करना, प्लीज रीड। किस लिए? कई बार ए को बी में दिखा जाता है, बी को 4 में लिख दिया जाता है। बस आपको याद रहेगा ये वाला पैटर्न, तो आप गलती से इसमें टिक करते चले जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी ऐसा हो जो क्लियर नहीं हो रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। सो देयर विल बी 2 more क्वेश्चंस, ठीक है। 18 To communicate well in the classroom is a natural ability. क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना अच्छे से एक नेचुरल एबिलिटी है। नेचुरल एबिलिटी है भाई, आपको कोई भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टीचिंग लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी बीएड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप अगर अच्छे से बात करते हो तो क्लासरूम में पढ़ा सकते हो। बताओ ये सही है या गलत? बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर टीचिंग को इफेक्टिव करना है तो आपके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको इफेक्टिव टीचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आर तो सही है बट ए बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये नहीं होता है कि कोई इंसान अच्छे से मतलब बात करता है तो वो बिल्कुल क्लास में जाके टीचर बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी में भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी हेल्प जरूर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 एंड 20 करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। में ये पेपर मुझे बहुत पसंद आया। ये क्वेश्चन पेपर मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को कम से कम 2 बार करना चाहिए, ठीक है। 2 बार ये वाला पेपर जरूर करना, क्योंकि इसमें सब कुछ है, ठीक है। इसमें आपकी सारी चीजें हैं, इसमें आपकी रिसर्च टाइप है, कम्युनिकेशन है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे इस पेपर में। क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांसैक्शनल प्रोसेस है। ट्रांसैक्शन होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन। बताइए आंसर क्या है, सही है या गलत है? हाँ, ट्रांजैक्शंस तो होती है, बिल्कुल सही बात। A teacher does not operate under the assumption that students' response are purposive. टीचर को किसी भी तरह मतलब डज नॉट जैसे पढ़ो ना आप रीजन में या फिर उसमें सर्शन में, तो तुरंत समझ जाओ कि गड़बड़। कैसे? मतलब टीचर ऑपरेट करता है अंडर इस assumption में कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जो है वो पर्पसिव है कि नहीं है, ना कि डज नॉट। तो ए तो हो जाएगा ट्रू, बट आर हो जाएगा फॉल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज which of the following sets is correct for describing the human communication? As I told you, this paper is very, very important. If you are really preparing for this examination, June 2024, so I think this question paper is very helpful. Okay. Which of the following set of statement is correct?
फॉर डिस्क्राइब द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कैसे इंसान बात करता है ये तो आप आराम से बता दोगे, इसमें तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज लाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज लर्न एबिलिटी। कम्युनिकेशन जो है वो सीखी जाती, ठीक है। ये तो अभी हमने पढ़ा, ऊपर में ही ये चीज पढ़ी है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन आपका सीखा जाता है, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन इज अ लर्न एबिलिटी। ओके, तो बी कहाँ पर है, बी 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 यहाँ पर है, तो ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, तो ये कट कर दो, एलिमिनेट करो, ठीक है जी, एलिमिनेट करो। आगे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। ये कंफ्यूजिंग है, इसे छोड़ दो। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पिनैकिया। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल पिनैकिया नहीं है। हाँ बताइए, ऐसा है कि नहीं? ये मुझे आंसर पहले आप लोग, ठीक है। मैं कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करने, मतलब आपसे वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं कि, ठीक है। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल जो बात करने का तरीका नहीं है, ये कह रहा है, तो ये सही है या गलत है? हर तरह की बीमारियां दूर कर सकता है कम्युनिकेशन, कर सकता है। तो अगर नॉट होता तो क्या होता, तो ये क्या हो जाता, करेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पे है कम्युनिकेशन नहीं है यूनिवर्सल पिनैकिया, तो ये बिल्कुल सही है। हर तरह की बीमारी दूर कर देगी बातें, नहीं ना? तो फिर कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर कोई बात हम कहते हैं ना कि कंप्लीट कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई वो बीच में बात नहीं रुकी तो वो कंप्लीट हो गया है, उसमें फीडबैक भी आया है। तो इसलिए कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, नहीं तोड़ा जा सकता। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। ज्यादा से ज्यादा बातें क्या ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव करती हैं, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं होता है। बहुत बातें करो, सारा दिन बातें करते रहो, उससे इफेक्टिव हो जाएगी लर्निंग? नहीं। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट। ये कैसे हो सकता है? मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल आएगा। ए बी, ऑटोमेटिकली ए बी निकल आया ना आपका। चलिए बी सी डी आपका ठीक है, बी सी डी आपका ठीक है, आंसर 3। ये था आपका आज का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग टीआई करेंगे, प्लीज वो क्लास मिस मत करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी मिलेंगे। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो इसकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून इन आवर टीआई सेशन, डोंट मिस दैट सेशन।